रामा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भी कह सकते हैं और इसे अंधरवन भी अंधरवन कहते हैं, अंधर वंश कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना। तो संस्थापक कौन था? तो स से सात और स से ही सिमुख। अब सिमुख रहने वाला कहाँ का था? तो महाराष्ट्र। अब जो अगला सातवाहन का राजा था, उस राजा का नाम था होल। क्या नाम था? हाल ने क्या की? एक ग्रंथ की रचना की या काव्य की रचना की जिसका नाम है गाथा सप्तशती। एक काव्य की रचना की। तो ये काव्य कौन सी भाषा के अंदर? तो प्राकृत भाषा के अंदर। हाल जिसने कि एक गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की, कौन सी भाषा के अंदर है? प्राकृत भाषा के अंदर। अब इसके दरबार में एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम है गुन्नाट्य। किसके दरबार में था ये? पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि सातवाहन का राजा होल के दरबार में दरबारी कौन? दरबारी कवि कह दें तो कौन था? उस व्यक्ति का नाम है गुन्नाट्य। इसने जो रचना की थी उस रचना का नाम है वर्त कथा। कौन सी? वर्त कथा। इसकी क्या की थी? इसने रचना की थी वर्त कथा की। अब बात कर लें एक अगले राजा की। उस राजा का नाम है पुलुमावी। ये किसका पुत्र था? वशिष्ठ का पुत्र था पुलुमावी। और इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट। अब बात करते हैं एक ऐसे राजा की जो सबसे पराक्रमी राजा था। उसका नाम क्या है? वो राजा कौन सा था? पहले बात तो 23वां राजा। क्रम की बात करें तो क्रम की दृष्टि से कौन सा राजा है? 23वां राजा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन और सात से सात करणी। उसके पुत्र का क्या है? नाम है, जो सबसे प्रतापी राजा था। इसे क्या कहते हैं? अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। और इस गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का रक्षक भी कहा जाता है। वेदों का रक्षक। तो कब से कब तक? 106 से लेके 130 ईस्वी। 106 से लेके 103 ईस्वी वेदों का रक्षक।
और बात करें इसे क्या कहा जाता है, आगमन नील्य। आगमन नील्य, आगमन नील्य। आगमन नील्य का मतलब पूछ ले तो वेदों का आश्रय दाता, वेदों का आश्रय दाता। देखो 23वां राजा सबसे प्रतापी, नाम क्या था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवान, 7 से 7 और यहाँ भी 7, सातकर्णी प्रथम। तो उसे क्या कहा जाता है, आदित्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, वेदों का रक्षक। तो कब से कब तक, 106 से लेकर 130 ईस्वी। और इसे आगमन नील्य या फिर कहें वेदों का आश्रयदाता। इसके बाद में बात करें एक और राजा की, उस राजा का नाम है वशिष्ठ। कहें उस राजा क्या नाम है, वशिष्ठ। अब बात करें आगे तो यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, ये इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, जिससे के सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर मछली, जहाज व शंख के क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। अब बात करें सातवाहन वंश ने सबसे पहले किसके सिक्के, शिष्य के सिक्के, शिष्य के सिक्के सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहन वंश के शासकों ने। अब बात करें सातवाहन शासक के समय समाज कितनी जातियों के अंदर है, 4 जातियों के अंदर। समाज कितनी जातियों, 4 जातियों में बटा हुआ था। समाज कितनी जातियों के अंदर बटा हुआ था, 4। जिसका आधार क्या था, तो आधार था, यानी बेस क्या था इन्हें बांटने का, वो था व्यवसाय। क्या था, आधार व्यवसाय। इसके बाद में बात करें इस समय जो व्यवस्था थी, समाज के अंदर व्यवस्था, समाज में व्यवस्था की बात कर लें तो वो था मात्र सत्तात्मक। समाज में व्यवस्था कैसी थी, या फिर बात करें प्रशासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक है। कैसा था, मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक मतलब पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, पुत्री का। उपयोग का मात्र सत्तात्मक, यानी पहले पत्नी का, उसके बाद में पुत्री का, तो मात्र सत्तात्मक। और बात करें सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, किनको, ब्राह्मणों को भूमि दान की शुरुआत किसने की थी, सातवाहन वंश के राजाओं ने की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किसने की थी सर्वप्रथम, तो सातवाहन वंश के राजाओं ने। बात करें, रिपीट कर लेते हैं, सबसे पहले यज्ञ श्री सातकर्णी, जो इस वंश का सबसे
अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जिसके सिक्कों पर मछली, जहाज व शंख के क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। इसके बाद बात करें, सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने किसके सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम चलवाए। इसके बाद में बात करें समाज, समाज कितनी जातियों के अंदर विभक्त था, 4 जातियों के अंदर विभक्त था और उनका आधार क्या था, व्यवसाय। इसके बाद में बात करें समाज के अंदर व्यवस्था या फिर प्रशासन कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इसके बाद में बात करें इनकी यानी कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान देने की शुरुआत किसने की थी, इन्हीं वंश के राजाओं ने की थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं, एक और बात रहेगी इसके अंदर है इनकी राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कैसी हो सकती है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो कथा सप्तशती कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी, प्राकृत। तो इनकी भाषा कौन सी है, प्राकृत है। इसके बाद बात कर लेते हैं लिपि की, लिपि। तो लिपि भी कौन सी होगी, लिपि ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। तो वही यहाँ पर भी ब्राह्मी लिपि।